बहुत समय पहले की बात है। फूलपुर नाम के एक गांव में बहुत ही सज्जन व्यक्ति जिनका नाम प्रेमचंद्र था, अपनी पत्नी लता के साथ रहा करते थे। दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था, लेकिन बीते कुछ दिनों में घर की आर्थिक हालत बहुत गिरती जा रही थी। प्रेमचंद्र के व्यापार में बहुत नुकसान हो गया था। इस वजह से उन्हें बहुत सारा कर्ज बाजार से लेना पड़ा और पैसे का कोई जरिया नहीं बचा था। कर्जदार रोज अपना कर्जा मांगने वापस उनके घर चले आते और कर्जा ना चुका पाने के कारण उनको बेइज्जत करके वापस चले जाते थे। इस कारण से प्रेमचंद और उनकी पत्नी लता बहुत परेशान रहने लगे थे। करीब 1 महीना ऐसे ही बीत गया। घर का राशन भी लगभग खत्म हो गया था। पत्नी लता ने प्रेमचंद से कहा, सुनिए जी, अब राशन भी खत्म हो गया है। कहीं से कोई इंतजाम हो जाता तो राशन वापस भरवा लेते। अब मन मारकर प्रेमचंद्र पास के बाजार पहुँचे और उन्होंने सोचा मुंशी से कुछ पैसे मांग लेता हूँ। तो ये सोचकर वो मुंशी के पास पहुँचे और कहा, मुंशी जी, कुछ पैसे उधार मिल जाते तो अच्छा था। इस पर मुंशी ने उनको देखा और बोला, आपकी कोठी तो बहुत बड़ी है, क्यों ना आप उसे बेच दें। इस तरह सबका कर्जा भी उतर जाएगा और पास के गांव में कोई दूसरी कोठी आपको कम दामों में दिलवा दूंगा, तो आपकी पैसे की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मुंशी की बातें प्रेमचंद्र को अंधेरे जीवन में नई किरण जैसी लगी। उन्होंने मुंशी की बात मान ली और कुछ पैसे लेकर सामान लिया। घर वापस गए, लता को सारी बात विस्तार से बताई तो लता भी खुश हो गई। दोनों बहुत खुश हुए और खुशी खुशी सो गए। अगली सुबह मुंशी एक आदमी को लेकर प्रेमचंद्र के कोठी पहुंचा। उस आदमी को कोठी बहुत पसंद आई। वो उसे खरीदने के लिए तुरंत ही तैयार हो गया। वो आदमी एक बहुत अच्छा व्यापारी था। इस वजह से प्रेमचंद्र को कोठी की बहुत अच्छी कीमत मिल रही थी। मुंशी ने प्रेमचंद्र को बगल के गांव में एक दूसरी कोठी बहुत ही कम दामों में दिलवा दी। अब प्रेमचंद ने बचे पैसों से सबका कर्ज उतारा और एक नया व्यापार भी शुरू कर दिया। अगले 3 दिनों के बाद सब कुछ निपटाकर प्रेमचंद और लता नई खरीदी हुई कोठी में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर एक बुजुर्ग आदमी उनके स्वागत में पहले से खड़ा होता है। दोनों चौंक जाते हैं। प्रेमचंद ने उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं? प्रेमचंद की इस बात पर आदमी बोलता है, साहब, मेरा नाम हरिया है। मैं इसी कोठी में कुछ सालों से काम कर रहा हूँ, पर मेरे मालिक बदलते रहते हैं। कोई भी इस कोठी में 3 महीने से ज्यादा नहीं रुकता है। हरिया की बात पर दोनों पति पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भला इतनी सुंदर कोठी कोई क्यों छोड़ जाता है? दरअसल ये कोठी उनकी पुरानी वाली कोठी से भी बड़ी थी। प्रेमचंद और लता अभी सोच में ही गुम होते हैं कि हरिया बोल पड़ता है, अरे साहब, आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। मैं बहुत कम दाम में आपके यहाँ रह लूँगा। पास ही में मेरी पत्नी और मैं रहता हूँ। आप जब तक चाहें मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ। हरिया की बात सुनकर प्रेमचंद्र लता से कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुम तो रानी बन गई। देखो, यहाँ पर हरिया भी है, तुम्हारी मदद कर देगा घर के कामों में। हरिया, तुम कल से आ जाना काम। अब प्रेमचंद्र की बात को सुन के हरिया खुशी खुशी अपने घर को लौट जाता है। आज रात प्रेमचंद और लता को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। दोनों को बहुत अच्छी नींद आई। अगली सुबह हरिया जल्दी ही काम पर आ जाता है और प्रेमचंद भी अपने काम पर चले जाते हैं। लता और हरिया ने मिलकर घर की सारी चीजें सही जगह पर लगा दी और घर को चमका के रख दिया। शाम को प्रेमचंद्र वापस आए। ये सब देखकर खुश हो गए और लता से कहते हैं, तुमने तो इस कोठी की काया ही पलट दी लता। और दोनों सोने लगते हैं। पर अभी आधी ही रात बीती होगी कि लता को कुछ आवाज सुनाई देती है, माँ, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगी। माँ, मुझे बचा लो। लता की नींद टूट जाती है और वो जल्दी से कोठी के पीछे वाले तालाब के पास जाती है।
उस आवाज का पीछा करते हुए वो तालाब में कूद जाती है। कुछ देर बाद लता उस तालाब से वापस निकलती है और अपने कमरे में वापस आ जाती है। अब तो ये हर रोज की घटना बन चुकी थी। एक दिन ऐसे ही लता उस आवाज से उठी और तालाब की ओर जाने लगती है। तभी प्रेमचंद्र की नींद टूट जाती है। वो भी लता को आवाज लगाते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं, पर लता को तो जैसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो, सिवाय उस तालाब से आती आवाज के। लता तालाब में कूद जाती है और कुछ देर बाद वापस निकलती है और अपने कमरे की ओर जाने लगती है। उसे तो जैसे प्रेमचंद्र दिखाई ही ना दे रहे। अब लता अपने कमरे में आकर सो गई। आज की इस घटना ने प्रेमचंद्र को हिला के रख दिया, क्योंकि वो भी लता के व्यवहार में बदलाव साफ साफ देख पा रहे थे। अगली सुबह वो जल्दी ही उठकर बाहर आ जाते हैं और बीती रात का सारा हाल हरिया को सुनाते हैं। मालिक, लगता है मालकिन के ऊपर कोई शैतानी साया है। मैं आज रात एक पंडित के साथ घर आऊंगा, वो ही इस मसले का कुछ हल बताएंगे। इतना कहकर हरिया अपने काम पर लौट जाता है और शाम को पंडित के साथ हवेली आता है। शाम हुई, लता फिर से आधी रात को जागी और तालाब की ओर जाने लगती है। पंडित जी ने सबको पहले ही समझा दिया था कि कोई भी लता को नहीं रोकेगा। लता ने तालाब में डुबकी लगाई और वापस निकलकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद पंडित जी ने बताया, मैंने अपने ज्ञान के आधार पर देखा है, ये लता नहीं है, इसके ऊपर राधा नामक महिला का साया है, जो कुछ सालों पहले इसी हवेली में रहा करती थी। उसकी बेटी रात को खेलते हुए इसी तालाब में गिरकर मर गई थी। तब से राधा और उसकी बेटी की आत्मा इसी हवेली और तालाब के पास भटक रही है। राधा ने लता को अपने वश में कर रखा है, इसलिए राधा और उसकी बेटी की मुक्ति के लिए मुझे पूजा करनी होगी। अगले सुबह ही हरिया पंडित को लेकर वापस कोठी आता है और पंडित जी ने पूजा करके सारे घर में गंगा जल तथा रक्षा सूत्र से बंधन करवाया। लता अपने पति से बोली, सुनिए जी, मुझे इस तालाब से बहुत प्यार है, इसे शुद्धिकरण की क्या आवश्यकता है? इस पर प्रेमचंद्र बोले, अरे भाग्यवान, आवश्यकता है, सारे घर में ये तालाब भी तो है। इतना सुनते ही लता के अंदर बैठी राधा क्रोध में आ जाती है और प्रेमचंद्र पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर पंडित जी के मंत्र पढ़ते ही वो बेहोश हो जाती है और राधा और उसकी बेटी को मंत्रों के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। अब लता और प्रेमचंद इस तरह से खुशी खुशी अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं।